हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है वो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम इस अध्याय में दिए गए तथ्यों को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें तथ्यों का जानना ज़रूरी है सो दैट कि हम इजीली इस एक्सरसाइज को समझ सकें, सॉल्व कर सकें। तो बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो लेसन को। इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल एवं बंद आकृतियाँ क्या होती हैं। सरल यानी कि सिंपल और बंद आकृति यानी कि क्लोज्ड शेप्स, ये क्या होती हैं सबसे पहले हम इसे जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती है तथा बंद हो, ऐसी आकृति जो है वो सरल एवं बंद आकृति कहलाती हैं, सिंपल एंड क्लोज्ड शेप्स। जैसे सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ये सरल आकृतियों के उदाहरण हैं। इसे हम केवल सरल आकृति कह सकते हैं। और बी नंबर में आप देखें, इसे हम सरल एवं बंद आकृति कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो है आकृतियाँ कहीं से भी खुली हुई नहीं हैं, पूरी तरह से ये क्लोज्ड हैं, बंद हैं, इसलिए हम इसे सरल एवं बंद आकृति कहेंगे। और सी नंबर में अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये आकृति स्वयं को इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो ये सरल आकृति नहीं है क्योंकि यह स्वयं को काटती है। और अगला जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है वो है बहुभुज, जिसको हम पॉलीगन भी कहते हैं। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनने वाली बंद आकृतियों को जो रेखाखंडों से बनती हैं उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, ये देखिए 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है और बंद आकृति है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है, खुला हुआ नहीं है, तो ये बहुभुज कहलाएगा। बहुभुज अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 भुजाओं से बनने वाली जो आकृति होती है उसे हम त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। इसी प्रकार 4 रेखाखंडों से जो बनी आकृति होती है उसको हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसी प्रकार 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम पंचभुज या पेंटागन कहते हैं तथा 6 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम षट्भुज या हेक्सागन कहते हैं तथा इसी प्रकार 7 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम सप्तभुज या हेप्टैगन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। उसमें 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, मतलब 2 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए और वो रेखाखंडों से बनी आकृति जो है वो बंद होनी चाहिए, तो उसे हम बहुभुज या पॉलीगन कहेंगे। और अगला पॉइंट है बहुभुज के विकर्ण, जिसको हम डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन भी कहते हैं। बहुभुज में उसके किसी 2 शीर्षों यानी कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर, बहुभुज में किसी 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड जिसमें आसन्न शीर्षों को छोड़कर उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे DC एक रेखा है, इसके जो आसन्न शीर्ष होंगे एक D होगा और एक C होगा, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड के अंतर बिंदु हैं। तो आसन्न शीर्षों को छोड़कर जो सम्मुख शीर्ष होंगे इसके सामने, जैसे ये है, तो इसको अगर D को B से मिला दिया जाए तो DB यहाँ पे एक विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार A को अगर C से मिला दिया जाए तो AC भी यहाँ पे एक विकर्ण हो गया। यहाँ पे देखिए एक पंचभुज दिया गया है
ए बी यहाँ पे क्या है, एक आसन्न शीर्ष है, एक ही रेखाखंड का आसन्न शीर्ष है। तो इसको छोड़कर ए को अगर डी से मिलाएं, ए को सी से मिलाएं, ठीक है, तो ये इस पंचभुज के क्या है, विकर्ण है। इसी प्रकार ए ही एक रेखाखंड है, इसमें से ई बिंदु को अगर हम सी से मिला दें, ई को हम बी से मिला दें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बी को डी से मिलाएं तो ये सब इस पंचभुज के क्या हैं, विकर्ण हैं। और यहाँ हम आपको बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का एक सूत्र भी बता देते हैं। बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2, जहाँ n जो है उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। यहाँ पे ये एक पंचभुज है, तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये 5 भुजाओं की से बनी आकृति है। और अंदर में हो जाएगा n यानी कि 5 - 3/2 बराबर हो जाएगा 5 गुना, ऊपर में 5 में से 3 जाएगा तो 2/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे कुल 5 विकर्ण होंगे। तो इस प्रकार आप इसे अच्छे से लिख लें। बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, जहाँ n जो है उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पे कुल 5 विकर्ण होने चाहिए। देखिए ये हो गया, एक विकर्ण है आपका AC, दूसरा है AD, तीसरा है EB या BE, और चौथा है EC, और पांचवा है BD। और अगला पॉइंट है बहुभुज का अभ्यंतर तथा बहिर्भाग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। किसी भी बहुभुज के अंदर का भाग अभ्यंतर तथा बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये एक बहुभुज है जो कि एक आयत के जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो आपको ऐसा ऐसा आकृति दिखाई दे रहा है, ये बहुभुज के अंदर मौजूद है, अभ्यंतर में है। इसलिए ये इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे ये बहुभुज के अभ्यंतर में मौजूद है। और वहीं ये जो 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, 3 आकृतियाँ जो दिख रही हैं, ये तीनों आकृतियाँ क्या हैं, बहुभुज के बाहर स्थित हैं, इसके अभ्यंतर यानी कि अंदर में नहीं हैं। तो ये बहुभुज का बाह्य भाग कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। ये बहुभुज का क्या है, बहिर्भाग है। तो काफ़ी आसान था ये पॉइंट। और अगला पॉइंट है बहुभुज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जिसमें से सबसे पहले हम उत्तल एवं अवतल बहुभुज के बारे में जानेंगे। उत्तल बहुभुज को हम कन्वेक्स पॉलीगन और अवतल बहुभुज को हम कंकेव पॉलीगन भी कह सकते हैं। और दूसरा है सम एवं विषम बहुभुज। सम को हम रेगुलर एंड विषम को हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तल बहुभुज की। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज यानी कि कन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण आंतरिक होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उत्तल बहुभुज का, सबसे पहला जो पॉइंट है उत्तल बहुभुज का वो ये है कि उत्तल बहुभुज के सभी जो विकर्ण होते हैं वो आंतरिक होते हैं, मतलब अंदर में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए AD इसका एक विकर्ण है, AC इसका एक विकर्ण है। ये क्या है, इसके भीतर में ही, अभ्यंतर में ही ये बन रहा है। जैसे E को अगर B से मिलाएं तो एक विकर्ण हो गया, E को C से मिलाएं तो एक विकर्ण हो गया, और B को D से मिलाएं तो भी एक विकर्ण हो गया। यहाँ पे सारे विकर्ण जो हैं वो क्या है, बहुभुज के आंतरिक भाग में है, अंदर ही है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तथा जो दूसरा मेन पॉइंट है इसका, सभी आंतरिक कोण जो है वो 180 डिग्री से कम होते हैं। ये जो कोण होंगे इसके, ये सभी जो आंतरिक कोण हैं, ठीक है, वो क्या है, 180 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस आकृति में भी देखें
तो यहाँ पे ये जो आंतरिक जो कोण बन रहे हैं यहाँ पे चारों, ये चारों कोण क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। और इसमें जो विकर्ण बनेगा वो विकर्ण क्या होगा, इसके अभ्यंतर में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है उत्तल बहुभुज। और इसी में अब हम जानेंगे अवतल बहुभुज यानी कि कंकेव पॉलीगन के बारे में। अवतल बहुभुज में क्या होता है कि कम से कम एक विकर्ण जो इसका होता है वो बाहर में होता है, तथा कम से कम जो एक आंतरिक कोण होगा वो अवश्य ही 180 डिग्री से बड़ा होता है। कह सकते हैं कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस आकृति में एक जो इसका विकर्ण है, देखिए ए को डी से मिलाना, AD एक विकर्ण है। फिर यहाँ पे देखिए BE भी एक विकर्ण है और CE भी एक विकर्ण है, लेकिन एक विकर्ण ये भी हो सकता है AC। ठीक है, AC भी एक विकर्ण है। और ये क्या है, इस आकृति के इस बहुभुज के बाह्य भाग में है। तो इसमें कम से कम एक जो विकर्ण होते हैं वो बाहर बहिर्भाग में होते हैं, तथा इसके कोई एक आंतरिक कोण जो है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। जैसे ये वाला आप कोण देख लीजिए, ये जो आंतरिक कोण बन रहा है ये 180 डिग्री से क्या है, अधिक है। तो इसका यही है अवतल बहुभुज का कि कम से कम एक विकर्ण जो है इसका बाह्य भाग में होगा और इसके आंतरिक कोणों में से कोई एक कोण जो है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। और अब हम जानेंगे समबहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन के बारे में। समबहुभुज जो है वो समभुज भी होना चाहिए। समभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, प्लस समकोणिक भी होना चाहिए, मतलब ऐसा बहुभुज जिसके सारे कोण बराबर हों। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है इस प्रकार से हम दे सकते हैं, जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप की होती हैं तो वह समबहुभुज कहलाता है। उदाहरण के लिए वर्ग या स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और इसके जो चारों कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, सभी अंतःकोण बराबर हों, वो समबहुभुज कहलाता है। और इसी प्रकार विषम बहुभुज क्या होगा, विषम बहुभुज को हम इर्रेगुलर पॉलीगन भी कहेंगे। वह बहुभुज जिसकी भुजाएं असमान हो या कोई एक भुजा भी असमान हो, उसकी लंबाई अधिक या कम हो, तो वो विषम बहुभुज कहलाता है। और अगला पॉइंट है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग क्या होगा। बहुभुज तो कई प्रकार के हो सकते हैं, 3 भुजाओं से बनी भी हो सकती है, 4 भुजाओं से भी बनी हो सकती है, 5 भुजाओं की भी बनी हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी भुजाओं की बनी हो सकती है। 2 से अधिक भुजाओं से बनने वाली जो बंद आकृति है उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के जो अंतःकोणों की माप है उसका योग हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एक सूत्र का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा है n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग बराबर 2 गुना n-2 गुना 90 डिग्री, जहाँ पे n जो है वो भुजाओं की संख्या है। आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज के कोनों अंतःकोणों के मापों का योग आपको निकालना है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। तो इसके तीनों कोनों का जो अंतःकोण है त्रिभुज के, इसके तीनों कोनों का योग कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला 2 गुना n-2 गुना 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, n यानी कि भुजाओं की संख्या है, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, 3 -2 गुना 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 में से 2 गया तो 1 ही रहेगा, तो 2 गुना 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 2 गुना 90 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के कोनों अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर 4 भुजाओं से बनी बहुभुज है
यानी कि चतुर्भुज है तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी 4। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे। तो 2 इंटू n की जगह में 4 माइनस 2 गुना 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ पे जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा और गुना 90 डिग्री, यानी कि 2 दूना 4 और 4 को जब 90 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार अगर पंचभुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या होगी 5। तो पंचभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कैसे निकालेंगे, हम इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको करना है 2 इंटू n माइनस 2, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो इसमें भुजाओं की संख्या 5 है, तो 5 माइनस 2 गुना 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 2 गुना, ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3 गुना 90 डिग्री। और इस प्रकार हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 नमा कितना हो गया, 54, और इस पे 1 0 बैठा देंगे, यानी कि 6 को जब आप 90 से गुना करोगे तो 540 डिग्री आएगा। इस प्रकार हम किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग जो है इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेटर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। ठीक है, अभी हमने सीखा था बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग निकालना। तो यहाँ पे देखें, अगर इस आकृति को ए बी सी डी ई को अगर केवल देखा जाए, इस आकृति को अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये एक पंचभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। बाद में क्या किया गया है, इसके भुजाओं को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है बाह्य कोण को देखने के लिए। आप अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए ए बी सी डी ई पे, यहाँ पे सिर्फ इस पे आपको ध्यान देना है। अभी ए बी सी, ये डी है और ये ई है, और यहाँ से ए ई हो गया। ए बी सी डी ई पे आपको ध्यान देना है। ये एक पंचभुज है, तो इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, क्योंकि ये 5 भुजाओं से बनी आकृति है, तो 2 गुना n माइनस 2 इंटू 90 और बराबर हो जाएगा 2 गुना, चूँकि ये 5 भुजाओं से बनी आकृति है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। तो 2 गुना 5 माइनस 2 गुना 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 गुना 5 में से 2 गया 3, 2 गुना 3 गुना 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 नमा 54 पे 1 0। तो 540 डिग्री इसके अंतः कोणों का योग आता है इस आकृति के। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, ध्यान दें कि अंतः तथा बाह्य कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे अंतः कोण और बाह्य कोण कौन कौन है, पहले इस पे ध्यान दीजिए आप। ये है आपका अंतः कोण A और ये है इसका बाह्य कोण G। तो कोण A और कोण G को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगर B और H को अगर देख लिया जाए, B जो है अंतः कोण है और H क्या है, ये बाह्य कोण है। तो ये दोनों को अगर मिला दें एंगल B प्लस एंगल H को, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंगल C और एंगल E को अगर आप देखें, जिसमें से C अंतः कोण है और I क्या है, बाह्य कोण है। तो यहाँ पे एंगल C प्लस I मिलकर के बन जाता है 180 डिग्री। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखें, अगर आप एंगल D जो कि अंतः कोण है और एंगल J जो कि बाह्य कोण है, इन दोनों को मिलाकर भी यहाँ पे देखिए 180 डिग्री होता है। तो ये भी हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे एंगल E और एंगल F पे अगर आप ध्यान दें, तो एंगल E जो है अंतः कोण है और एंगल F जो है वो बाह्य कोण है। तो ये दोनों मिलकर के भी 180 डिग्री बनते हैं। तो यहाँ पे अंतः कोण और बाह्य कोण को अगर मिलाते हैं तो 5 बार हमें 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री प्राप्त होते हैं, और इन पांचों को जोड़ने पर हमें 900 डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों को मिला करके जो कोणों की माप आ रही है वो है 900 डिग्री, और यहाँ पे केवल अंतः कोण की माप थी 540 डिग्री। तो इस प्रकार अब हम बाह्य कोण को निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, अंतः कोण और बाह्य कोण को जब मिला करके हमने निकाला था तो ये इसका योगफल आया था 900 डिग्री।
और केवल अंतः कोणों का माप जब हमने निकाला था तो ये था 540 डिग्री। इसलिए जब हम बाह्य कोण को निकालेंगे तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 900 डिग्री माइनस अंतः कोण। तो 900 में से अंतः कोण कितना है, 540 है। तो 900 डिग्री में से 540 डिग्री जब हम घटा देंगे तो हमारा बाह्य कोण निकल के आ जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में इतना ही। आई होप कि आपने इन तथ्यों को आसानी से समझा होगा। और अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।